नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। देखिए, थोड़ा सा समय रह गया 3 बजने को और यूपी एक्सप्रेस में बात करेंगे हम आज होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5वीं बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। मुख्यमंत्रियों के साथ यह एक बार फिर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है और माना जा रहा है कि इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लॉकडाउन के ताजा हालात और कोरोना बीमारी के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा संभव है। इस बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों से पीएम लॉकडाउन पर उनकी राय जानेंगे। 17 मई को लॉकडाउन का तीसरा चरण खत्म होने वाला है। ये ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए कि मुख्यमंत्रियों के साथ ये 5वीं बार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मुख्यमंत्रियों से लॉकडाउन पर राय लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनसे सुझाव भी जानेंगे, आगे की रणनीति भी तय की जाएगी। 17 मई के बाद लॉकडाउन में मिल सकती है छूट, ऐसे छनकर खबरें सामने आ रही है। थोड़ी ही देर के बाद ठीक 3 बजे का समय है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। यह 5वीं मर्तबा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ राय मशवरा करेंगे। अब तक चले लॉकडाउन के ऊपर चर्चा करेंगे। लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, खत्म किया जाए, इस पर चर्चा होगी। साथ ही छूट दी जाने की भी संभावना जताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपसे थोड़ी ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ मुखातिब होंगे। छूट की संभावना पूरी है, इस पर चर्चा होना लगभग तय है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हिस्सा होंगे, जहां पर अब से कुछ ही देर पहले टीम 11 के साथ बैठक कर चुके हैं योगी आदित्यनाथ और आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी अपने मंत्रियों के साथ चर्चा कर चुके हैं। अब ये दोनों ही मुख्यमंत्री अपने राज्यों के लिए आज कुछ अहम मांगों की भी डिमांड कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पूरा देश इस समय एक बड़ी चुनौती बन रखा है। कैसे निपटा जाए, कितनी जल्दी निपटने की रणनीति बनाई जाए, इन सब मुद्दों पर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 5वीं बार चर्चा की जाएगी। इस समय हमारे साथ अनूप गुप्ता दिल्ली से जुड़ गए हैं, अजीत हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं, दीपांकर भट्ट हमारे साथ देहरादून से मौजूद हैं। सबसे पहले आइए हम चलते हैं अनूप गुप्ता की तरफ। अनूप, ये 5वीं बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने देश के तमाम मुख्यमंत्री जो हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। और खासकर हम दिल्ली की अगर बात कर लें तो अरविंद केजरीवाल तो पहले ही मांग कर चुके हैं कि अब छूट ज्यादा दी जानी चाहिए क्योंकि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। देखिए, न केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री बल्कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को लेकर के जो है ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिलनी चाहिए। लेकिन साथ ही सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं कि जो अभी कोरोना महामारी को लेकर देश में हालात हैं उसको लेकर लॉकडाउन पूरी तरह से खोलना ठीक नहीं है। आज की बैठक होगी, मैराथन बैठक कही जा सकती है। जाहिर सी बात है कि इस बैठक में तमाम मसलों पर चर्चा की जाएगी कि आगे किस तरह से लॉकडाउन में ढिलाई दी जाए, किस तरीके से कमर्शियल एक्टिविटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा खोला जाए। इसके अलावा राज्य सरकारें जरूर इस बात को केंद्र के सामने रखेगी कि किस तरह की दिक्कतों का सामना राज्य को करना पड़ रहा है, चाहे वह आर्थिक हालात की बात करें या फिर मेडिकल इक्विपमेंट को लेकर बात करें। तो इन तमाम मसलों पर आज की बैठक में चर्चा होगी। चूंकि मैराथन बैठक है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस बैठक में हिस्सा लेना है, बोलने का मौका मिलेगा, तो कह सकते हैं कि काफी महत्वपूर्ण ये बैठक साबित होगी। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक साबित होगी अनूप। और दिल्ली के मुख्यमंत्री का इसलिए स्पेसिफिकली जिक्र किया गया था क्योंकि इससे पहले भी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, उसमें हर बार अरविंद केजरीवाल भारी भरकम छूट की मांग करते हैं। अब अजीत से जान लेते हैं जो लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है। अजीत, क्या ये मान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसी तरह की डिमांड सामने रख सकते हैं कि उनके राज्य में भी छूट अब ज्यादा मिलनी चाहिए? मतलब लॉकडाउन फेज 3 जो चल रहा है, आगे अगर हम लॉकडाउन की स्थिति में बढ़ते हैं तो छूट के साथ बढ़े? देखिए, बिल्कुल कंचन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद हर दिन 18 घंटे काम करते हैं। लिहाजा वो आज जब प्रधानमंत्री के साथ अब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब शुरू हो जाएगी, एक तरीके से कहा जाए कि 3 बजे से समय था तो शुरू ही हो गई होगी, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा इशू योगी आदित्यनाथ की तरफ से रखा जाएगा वो ये कि उत्तर प्रदेश को कि आर्थिक हालात जो हैं, जिस तरह लिकर देखा आपने, उनको खोलना पड़ा, 30% जो निजी दफ्तर हैं उनको खोलना पड़ा, सरकारी दफ्तर भी खोले गए, तो उद्योग धंधे के पहिए कैसे चलें, ये सबसे बड़ा इशू होगा। क्योंकि 15 से
से 20 लाख लोगों को रोजगार दे रही उत्तर प्रदेश सरकार। लेबर एक्ट में उन्होंने संशोधन कर दिया है, अध्यादेश लाने जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री को पूरी बातों से अवगत कराएंगे और ये भी बताएंगे, जो खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के जिन 72 जिलों में संक्रमण है उसके क्या स्थिति है, जो स्वास्थ्य विभाग के इक्विपमेंट हैं, जो तैयारियां हैं 54,300 बेड की, वो किस तरह से पूरा, और लॉकडाउन को किस तरह से आगे हमें और छूट की सीमा को बढ़ाना है। तो सरकार चाहती है कि अगर उसकी छूट की सीमा बढ़ेगी नहीं, उसके संसाधन चलेंगे नहीं, परिवहन नहीं चलेगा, अंदर की जो आर्थिक गतिविधियां वो नहीं चलेंगी, बाजारें नहीं खुलेंगे, तो आर्थिक रूप से देश जो प्रदेश है वो कमजोर होगा। यही वजह है कि जिस तरह खनन को खोला गया, जिस तरह अंतर जनपदीय जो परिवहन है कंचन उसको खोला गया, और आबकारी जिससे 2350 करोड़ यानी 2,350 करोड़ रुपए सालाना सरकार को आय होगी। तो क्योंकि तनख्वाह भी देना है और सारी चीजों को चलाना है, तो इन सब बातों को लेकर योगी आदित्यनाथ खुद प्रधानमंत्री के सामने अपना पक्ष रखेंगे। और उन्होंने कहा भी था कि उत्तर प्रदेश चूंकि बड़ा सूबा है कंचन, 23 करोड़ लोग हैं, तो इसे संभालना थोड़ा मुश्किल होगा। और विशेष तौर से जो बाहर से कामगार श्रमिक आ रहे हैं, लगभग 15 से 20 लाख लोग हैं, उनको एमएसएमई के तहत, उनको कृषि के तहत, उनको जो और उद्योग धंधे उनके तहत रोजगार देना है। ओडीओपी के जो लोन के मेले हैं वो कल से शुरू हो रहे हैं। इन सब चीजों को लेकर मुख्यमंत्री अपना पूरा पक्ष प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे और फिर केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री की तरफ से जो दिशा निर्देश होगा राज्य सरकार उसके हिसाब से आगे बढ़ेगी। लेकिन ये बात जरूर तय है कि छूट की सीमा बढ़ाए जाने पर भी उत्तर प्रदेश के सीएम का जोर होगा। बिल्कुल, और छूट दी भी जा रही है अजीत, ऐसा नहीं है। आज से कुछ रूटों पर ट्रेनें भी चला दी गई हैं, एविएशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी छूट मिलने की खबरें सामने आ रही हैं। तो हम ये भी समझ सकते हैं कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का सामना भी करना है, उसमें भी सतर्कता बरतनी है, लेकिन हमें छूट भी राज्यों को देनी है क्योंकि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से देश की चरमराई हुई है। दीपांकर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत तो आज अपने कैबिनेट के जो मंत्री हैं उनके साथ बैठक कर चुके हैं सुबह, और उनके साथ भी उन्होंने आगे का रोड मैप तैयार किया। लेकिन आज मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के सामने कौन कौन से मुद्दे उठाने वाले हैं? खासतौर पर जिन 3 मुद्दों पर मुख्यमंत्री बात करने वाले हैं उनमें पहला मुद्दा है टूरिज्म को लेके कि जो मंदिर 4 धाम के यहाँ पर कपाट खुल चुके हैं, बद्रीनाथ के 15 तारीख को खुल जाएंगे, तो यहाँ पर कम से कम राज्य के लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वहां पर आने जाने की इजाजत दी जाए ताकि 4 धाम में एक जो रूटीन यात्रा होती है वो शुरू हो सके। और धीरे धीरे अगर दूसरे राज्यों में हालात सुधरते हैं तो वहां से भी यात्रियों को आने का यहाँ पर परमिशन दी जाए। दूसरा मुद्दा यह कि जो मजदूर यहाँ से लगातार जाने की सोच रहे हैं, चाहे यूपी से हो, बिहार से हो, तमाम दूसरे राज्यों से हो, सरकार चाहती है कि वो लोग यहाँ पर रहें। दरअसल यहाँ पर ऑल वेदर रोड के प्रोजेक्ट का काम इस वक्त चल रहा है, नमामि गंगे का काम है, इसके अलावा जो कुंभ का काम होना है हरिद्वार में, उसके लिए बड़ी संख्या मजदूरों की जरूरत है। तो सरकार चाहती है कि तमाम मजदूरों को मनरेगा से जोड़ा जाए ताकि यहां पर बाकी कंस्ट्रक्शन वर्क आगे बढ़ सके। इसलिए इस बात को भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे। तीसरी और अहम बात यह कि सरकार को यह लगता है कि 13 डिस्ट्रिक्ट्स में आने वाले दिनों में या तो डिस्ट्रिक्ट्स ग्रीन जोन में होंगे या ऑरेंज जोन में होंगे, तो ऐसे हालात में क्यों ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोल दिया जाए, बसेस ओपन कर दी जाए, टैक्सी और तमाम सर्विसेज को शुरू किया जाए ताकि गतिविधियां चल सके। मौजूदा हालात में 12 डिस्ट्रिक्ट्स में दुकानें भी खुल रही हैं, खनन का काम भी चल रहा है, शराब की दुकानें भी खुल रही हैं, बिजनेस आमतौर पर चल रहे हैं, ऑफिसेज खोले गए कुछ पर्टिकुलर एम्प्लॉइज के साथ 30% 50% के साथ। तो सरकार के साथ सिर्फ अभी हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहां पर दुकानें नहीं खुल रही हैं। तो सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हरिद्वार में भी हालात सुधरेंगे। तो कुल मिलाकर पर फाइनल वर्ड वही है कि जो प्रधानमंत्री कहेंगे और जो एमएचए जो छूट देगा उसी छूट के आसपास उत्तराखंड आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, तो ये तो एक गंभीर मुद्दा है ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कि अगर देश की अर्थव्यवस्था को नॉर्मल पटरी पे लाना है तो लोगों को घरों से बाहर निकलने की परमिशन देनी ही होगी। इस पर तो सबकी निगाहें हैं ही। अनूप जो हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं, लेकिन अनूप आज देश की निगाहें इस पर भी है कि इस बैठक में भी मुद्दा ये एक और गरमाएगा कि आखिर 17 तारीख के बाद क्या लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या नहीं। देखिए, आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात है कि लॉकडाउन 3 के शुरुआत से ही कई सेक्टर में छूट दी गई, कई कमर्शियल एक्टिविटीज शुरू हो गई और जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों को घर जाने की अनुमति मिली, घर उनको भेजा जा रहा है, इसके अलावा जो जिस तरह से कई सेक्टर को छूट मिली, तो एक तरह से धीरे धीरे जो जीवन को सामान्य करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। तो इसमें एक बड़ी चुनौती राज्य और केंद्र सरकार दोनों के साथ जुड़ गई है कि कहीं ये बीमारी गांव तक ना फैल जाए, क्योंकि जिस तरह से प्रवासी मजदूर बड़े शहरों से छोटे गांव में जा रहे हैं,
तो उससे कहीं ना कहीं छोटे गांव में भी फैलने का खतरा उत्पन्न हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि आज की बैठक में कई मुख्यमंत्री इस बात को भी उठाएंगे, क्योंकि छोटे गांव में बहुत ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। ऐसे में ये जो चुनौती सामने आने वाले वक्त में आने वाला है, उससे राज्य सरकार कैसे निपटने जा रही है। दूसरी बात बता दूं कि जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों को लाने को लेकर के दो राज्य आपस में भिड़ गए, या केंद्र सरकार को भी सियासी पार्टियों ने घेरा है, तो इस मसले पर भी कि केंद्र और राज्य सरकार में किस तरीके से ज़्यादा सामंजस्य बनाया जा सके, जिससे जनजीवन को ज़्यादा सामान्य बनाने में सुविधा मिले, तो इन मसलों पर भी आज प्रधानमंत्री का जोर होगा। जाहिर सी बात है कि आज के दिन मुख्यमंत्री अपनी बातों को भी ज़्यादा जोर शोर से रखेंगे कि किस तरह की दिक्कतों का सामना राज्य सरकार को करना पड़ रहा है, क्योंकि आर्थिक स्तर पर राज्य सरकार को स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। अनूप गुप्ता, बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। साथ ही दीपांकर भट्ट, आपका भी शुक्रिया। अजीत, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। श्रमिकों को रोजगार देने के लिए यूपी सरकार की क्या है तैयारी, इस पर बात की है कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह से हमारे सहयोगी अजीत सिंह ने। हमारे साथ बातचीत के लिए खुद एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी मौजूद है। सर, किस तरह उत्तर प्रदेश के कामगार श्रमिकों को आप रोजगार देने जा रहे हैं, लोन मेले लगा रहे हैं, क्या तैयारियां हैं? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा है और उन्होंने डायरेक्शंस भी दिए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश में एक तो उद्योग चलने चाहिए, निवेश को बढ़ावा मिलना चाहिए, और जो श्रमिक आ रहे हैं उन लोगों को अब वापस जाना नहीं, उनको यहीं पे रोज़गार हम लोग पैदा करें। अब उस दिशा में एक हम लोग का पूरा प्रयास है, और उसको देखते हुए हम लोग का ये लोन मेला भी है 12 मई से। उसके अंदर जितने भी हमारे जो स्कीम्स हैं, ओडीओपी की हैं, विश्वकर्मा है, ऐसे अनेक स्कीमें हैं, उनको हम लोग लोन हम लोग ने प्रोसेस कर दिया है। तो इस दौरान लॉकडाउन में हमने सब लोन प्रोसेस करा, बैंक के साथ बैठे, ऐसे 20,000 एप्लीकेशंस से वो पूरे तैयार हैं, उस पर हम लोग बैंक लोन देगा। साथ ही साथ बैंक को हम लोग ने और लोन्स के लिए एप्लीकेशन जो हमने ऑनलाइन शुरू किया था वो भी रिसीव किया, वैसे 15,000 रखें। अब हमारा ये मानना है, जो एक थंब रूल है कि एक किसी को जब धनराशि दी जाती है, लोन दिया जाता है उद्योग को, तो 4 से 5 नौकरियां पैदा होती हैं, तो 5 भी हम ले लेंगे तो इस प्रकार से 1.5-2 लाख नौकरियां तुरंत आ जाती हैं। तो वो इस लोन मेला के दौरान हम लोग का कार्य रहेगा। चुनौती भी है सर, क्योंकि 15,000 यानी 500 रुपये पर डे भी देने की तैयारी है, और एक संख्या 12 से 15 लाख जो है, तो एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने है। नहीं, चुनौती है, मगर ये असंभव नहीं है। जब नेतृत्व ऊपर से बैठ के उसको मॉनिटर कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, तो उसमें असंभव कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है जो वो चाहते हैं वो हम लोग जमीन पे, धरातल पे उतारने में कामयाब होंगे। तो यूपी में लगातार ट्रेनों के जरिए श्रमिक पहुंच रहे हैं, और इसी को लेकर हमारी सहयोगी अनामिका ने बात की सीनियर डीसीएम जगतोष शुक्ला से। स्पेशल ट्रेनों के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे मजदूरों को यूपी लाने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इस बीच बड़ी राहत की खबर ये भी है कि 12 मई से कुछ ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। लेकिन अब तक कितने मजदूरों को यूपी लाया गया है, कितनी स्पेशल ट्रेनें चली हैं, इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर डीसीएम जगतोष शुक्ला साहब। सर, अब तक स्टेटस रिपोर्ट क्या कहती है आपके पास, कितने मजदूर ला पाए आप ट्रेनों के जरिए? मैडम, लगभग हम लोगों ने 170 के आसपास यूपी में अभी तक हम लोग स्पेशल ट्रेन्स ला चुके हैं, और ये फिगर हर घंटे पे लगभग चेंज हो रहा है, और जिसमें कि सिर्फ लखनऊ डिवीज़न ने 75 ट्रेनें हैंडल की हैं। लगभग 2 लाख के आसपास पैसेंजर्स हम यूपी में सिर्फ ट्रेनों के माध्यम से ला चुके हैं। ये फिगर चूंकि चेंज होता रहता है तो एग्जैक्ट फिगर नहीं दिया जा सकता, लेकिन 2 लाख से ऊपर का फिगर है जो कि अभी तक हम लोग ला चुके हैं। ये फिगर सिर्फ लखनऊ का है या फिर ऑल ओवर यूपी का है? ये पूरे यूपी में हम लोग लाए हैं, लखनऊ के अलग से है। लगभग 70,000 के आसपास लखनऊ डिवीज़न ने हैंडल किया है, और भी डिवीजन्स ने भी हैंडल किया है। तो एग्जैक्ट फिगर तो मतलब जब सारा कंपाइल होगा तो होगा, लेकिन लगभग 2 लाख से ऊपर का फिगर है ये। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया और बोला कि अभी आने वाले दिनों में भी और स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, उससे मजदूरों को लाया जाएगा। क्या तैयारी है आपके पास? इसमें लगभग हम लोग 30 से 40 ट्रेनें लगभग यूपी में हम लोग जो रेलवेज है सच जो डील कर रहा है, वो 30 से 40 ट्रेनें पर डे हमारे यहाँ पे आ रही हैं, और हम लोग उसमें लगभग 1200 श्रमिकों को लेकर के सुरक्षित ला रहे हैं, और हमारे लगभग सारे स्टेशन वेल इक्विप्ड हैं इस पूरी सिचुएशन के लिए। हम लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी श्रमिकों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचा दिया है, जिसमें हमको
स्थानीय प्रशासन से और उत्तर प्रदेश शासन से बहुत मदद मिल रही है और पूरी तरीके से सुरक्षित लाया जा रहा है श्रमिकों को। इस बीच सर ये भी कहा गया कि 12 मई से एडवाइजरी जारी की गई कि कुछ ट्रेनें चलाई जाएंगी। क्या उन राहत में, उन रियायतों में यूपी भी शामिल है जिसमें कुछ ट्रेनें चल सकती हैं? देखिए, इसमें अभी तो डेस्टिनेशंस बताए गए हैं सिर्फ, और उनका अभी रूट डिसाइड हो रहा है। रूट जैसे ही डिसाइड हो जाएगा इस संबंध में मैं बताऊंगा, लेकिन राहत यूपी को भी मिलेगी। यानी कि हम मान सकते हैं कि 12 मई से कुछ ट्रेनें यूपी के अलग अलग हिस्सों के लिए भी, जिलों के लिए भी चल सकती हैं। यूपी के अलग अलग हिस्सों के लिए नहीं चलेंगी। अभी दिल्ली से जो ट्रेनें चलाई जाएंगी वो वाया यूपी के कुछ हिस्सों से होकर के निकलेंगी। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये जगदोष शुक्ला साहब है जिन्होंने बताया है कि अब तक उत्तर प्रदेश में 2 लाख से ज़्यादा मजदूर ऐसे हैं जो अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए थे, उन्हें यूपी लाया जा रहा है और आने वाले दिनों में भी ये जो ट्रेनें हैं चलती रहेंगी। हालांकि ये बात और है कि जो 12 मई से कुछ राहत मिल रही है ट्रेनों के मामले में, यूपी उसमें शामिल होगा या नहीं, इसको लेके जो लेटेस्ट अपडेट है वो कुछ देर के बाद पता चलेगी। फिलहाल खबर यही है कि श्रमिकों को लाने का सिलसिला लगातार जारी है। अनामिका से न्यूज़ 18 लखनऊ। तो गुजरात के जामनगर से श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज बरेली पहुंची। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से 1200 श्रमिकों को गुजरात से बरेली लाया गया और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। स्क्रीनिंग के बाद ही श्रमिकों को स्टेशन से बाहर भेजा गया। तो वहीं अपने घर पहुंचने पर श्रमिकों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने सीएम योगी का धन्यवाद अदा किया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। पीएफ घोटाले को लेकर सीबीआई ने यूपीपीसीएल के पूर्व चेयरमैन और पूर्व एमडी से पूछताछ की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ा घोटाला लॉकडाउन के दौरान भी। इस समय आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर सुनवाई हो रही है। करोड़ों के यूपीपीसीएल पीएफ घोटाले में पावर कॉरपोरेशन के पूर्व चेयरमैन आलोक कुमार और पूर्व एमडी अपर्णा यू से सीबीआई ने की पूछताछ। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच की थी पेशकश। हालांकि इस मामले में सबसे पहले हजरतगंज पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद ये पूरा मामला ईओडब्ल्यू के पास चला गया था। ईओडब्ल्यू ने यूपीपीसीएल के पूर्व एमडी एपी मिश्रा समेत 17 आरोपियों को इस करोड़ों के घोटाले में गिरफ्तार किया था, जो फिलहाल जेल में हैं। लेकिन इसी साल मार्च में इस मामले की जांच सीबीआई को चली गई थी। सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। सीबीआई की आलोक कुमार और अपर्णा यू से पूछताछ को काफ़ी अहम माना जा रहा है। सीबीआई ने साफ सवाल किया है कि आपके रहते हुए 80% पीएफ का ट्रांसफर डीएचएफएल में हो गया, आपने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। हालांकि दोनों अधिकारियों की ओर से जवाब दिया गया है कि पीएफ ट्रांसफर का सारा फैसला वित्त विभाग लेता था और जो ट्रस्ट बना था यूपीपीसीएल के एम्प्लॉयज़ का फैसला उसका होता था। अब उनके बयानों की तस्दीक में जुटी है सीबीआई। कैमरामैन गोपी के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। बढ़ते हैं आगे। लखनऊ के सदर बाजार इलाके की बात करते हैं, जहां पर मिलने वाले कोरोना मरीजों में ब्रेक लग गया है। जी हां, केसरबाग इलाके में कोरोना मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। एक तरह से राजधानी से ये केसरबाग दूसरा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है, जो चिंताजनक है। राजधानी लखनऊ में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा हालात जहां ख़राब हुए थे वो इलाका था सदर बाज़ार का। वहां पर एक साथ 100 से ऊपर केसेस मिले थे। लेकिन अब राजधानी लखनऊ में पिछले कुछ दिनों से जिस जगह की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है वो कैसरबाग सर्किल का इलाका है। हम कैसरबाग सर्किल पर इस वक्त खड़े हैं। यहाँ पर जो है बाएँ साइड में जो 3 गलियाँ जाती हैं, इन तीनों गलियों में हालात ये हैं कि हर जगह केसेस मिले हैं। यानी कि सबसे पहले जो गली है अमीनाबाद नज़ीराबाद की तरफ जो जा रही है उसमें केसेस मिले हैं। एक व्यक्ति की मौत हुई है। उसके बगल की गली जहां पुलिस के लोगों की गाड़ी खड़ी है, जहां पुलिस के लोग चेक कर रहे हैं, वो सब्जी मंडी का इलाका है। वहां पर अब तक 15 से ज़्यादा केसेस मिले हैं। घसियारी मंडी का जो इलाका है, कल देर रात में जहां 5 केसों की पुष्टि हुई थी। यानी कि कुल मिलाकर के ये जो सर्किल का इलाका है, कैसरबाग सर्किल का इलाका है, यहाँ पर अब तक 50 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस मिल चुके हैं। यानी सदर बाज़ार जो कि अब रिकवरी के क्षेत्र में जा रहा है और भारी मात्रा में वहाँ लोग डिस्चार्ज होकर अपने घरों को वापस आ गए हैं। लेकिन अब दूसरा हॉटस्पॉट बड़ा एक साथ जहाँ पर इतने सारे केसेस मिले हैं वो कैसरबाग सर्किल का इलाका है। हरियाणा की मशहूर रागिनी गायिका सपना चौधरी इन दिनों बेसहारा लोगों के लिए खाना बनाने में जुटी हैं। दिल्ली पुलिस की मददगार बनी सपना चौधरी पूड़ी बेल रही हैं, तो वहीं भूखे प्यासे लोगों को अपने हाथ से खाना भी बांट रही हैं। सपना चौधरी ने अपने हाथों से बनाए इस खाने का सबसे पहले भगवान को भोग लगाया, जिसके बाद उन्होंने लोगों को खाना भी बांटा।
दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। रागनी गायक सपना चौधरी को अक्सर आपने ठुमके लगाते हुए देखा होगा, लेकिन अब ये एक और उनका रूप जिसमें वो गरीब बेसहारा लोगों के लिए पूड़ियां बना रही हैं। दोनों ही तस्वीरें आपके सामने, पूड़ियां बांटते हुए भी, खाना बांटते हुए भी और खाना बनाते हुए भी। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सपना चौधरी जो पूड़ियां बना रही हैं, बेसहारा लोगों को खाना बांट रही हैं। और बड़ी बात यह कि ये पूरा खाना जब उन्होंने तैयार करवाने में मदद की, भगवान को भोग लगाया और उसके बाद अपने इलाके में बेसहारा गरीब लोगों को खाना बांटा। दमोह से खबर है, जहां पर एएसआई मनोज यादव का सिंघम अवतार वायरल हो रहा है। जी हां, एएसआई ने बगैर नंबर की गाड़ी पर स्टंट करते हुए टिकटॉक बनाया। सिंघम फिल्म के गाने पर एएसआई ने ये हाई रिस्क वीडियो शूट किया। हाई रिस्क वीडियो है ये क्योंकि कोरोना काल के दौर पर नियमों को ताक पर रख दिया गया। नरसिंहगढ़ चौकी प्रभारी मनोज यादव ने ये वीडियो बनाया जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। कानपुर से खबर है, जहां पर क्वारंटीन सेंटर का बुरा हाल है। कानपुर के दलहन अनुसंधान के गेस्ट हाउस में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में पैरामेडिकल स्टाफ को ही सारा काम करना पड़ रहा है। झाड़ू से लेकर पोछा तक सब काम पैरामेडिकल स्टाफ अपने आप कर रहे हैं। तो वहीं इस पूरे मामले में अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आए। बढ़ते आगे खबर ललितपुर से आपको देते हैं, जहां पर मध्य प्रदेश के पीतमपुर से पैदल चलकर ललितपुर पहुंची एक गर्भवती महिला का सड़क पर ही प्रसव हो गया और बाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जच्चा बच्चा को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। तो एक गर्भवती महिला उसका फुल टाइम हो गया था, जो भी उसको दर्द हुआ वहाँ पर। दर्द के बाद वहाँ पर बता रहा है कि बच्चा भी पैदा हुआ था। और जैसे ही यह पता था, पास में जो बालाघाट की पीएचसी है स्टाफ नर्स जाके उसने वहाँ आके दोनों को एडमिट कराया और जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। छोटे से ब्रेक ले यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।